अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 8 का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, थर्ड टॉपिक है मेलस लॉ। ये क्या होता है इसको अंडरस्टैंड करते हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसके रिलेटेड आपके एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग, जो भी ये सारा है, इसको अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज मेलस लॉ। तो थ्योरी इसकी क्या है, पहले उसको समझते हैं। इसका कंसेप्ट क्या है। हमारे पास ये जो लाइट होती है, हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं कि ऐसी लाइट जो मैनी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में हो, इसको हम क्या नाम देते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट। तो ये हमारे पास है अनपोलराइज्ड लाइट। ओके, ये ट्रेवल कर रही है। आगे हमने रखा हुआ है पोलराइजर, और ये पोलराइजर इस तरह है, वर्टिकल। ओके, तो यहां से आपको पता है जब लाइट इस पोलराइजर से गुजरेगी तो वो पोलराइज्ड हो जाएगी, और यूं इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ओके, तो ये हो गई लाइट, कौन सी हमारी हो गई, पोलराइज्ड। तो बच्चे स्टोरी सुनते जाना। पहले कौन सी लाइट थी, अनपोलराइज्ड। किस में से गुजरी, पोलराइजर में से, और क्या हो गई, पोलराइज्ड हो। इसको आप वेव शेप में भी बना सकते हैं, वो भी बनाना जरूरी है। ये देखो, ये एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ये दूसरा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ओके, इसी तरह कोई और बना लो इस तरह, ये एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, मैनी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, और उसमें से हमें एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ये मिल गया, ये एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन हमें मिल गया। तो मैनी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन से हम एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन अगर हमें मिल जाए तो ये लाइट हमारी कहलाती है पोलराइज्ड लाइट। और यहां से नजर भी आ रहा है ये ट्रांसवर्स वेव्स है जो हमने पीछे डिस्कस कर लिया। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसके आगे एक और पोलराइजर रखते हैं, वो भी ऐसा, इसी शेप का। अब आपको बच्चे पता है कि अगर पोलराइजर में यूं लाइन, जिस तरह ये फिंगर्स में यूं, तो ये लाइट गुजर गई। आगे भी ऐसा हो तो ये लाइट गुजर जाएगी। ओके, तो ये ऐसे ही गुजर जाएगी। मैं यहां पे बना रहा हूं यूं, लेकिन हमने क्या करना है कि हमने इसके आगे इसको, जो दूसरा पोलराइजर रखा है, इसको पोलराइजर 1 कह लो, इसको पोलराइजर 2। जो पोलराइजर 2 है, अब हम इसको एक और नाम दे देते हैं एनालाइजर का। इसका नाम देते हैं एनालाइजर। ये क्या एनालाइज करता है, ध्यान से देखना बच्चे। ये देखो, पहला पोलराइजर ऐसे है, ओके, और दूसरा ऐसे है। अगर आपको पता है कि दूसरे को अगर मैं रोटेट करता हूं तो जो यहां पे लाइट मिलेगी उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। अब मेरी बात गौर से सुनना, मैंने इसको इतना रोटेट किया, ओके, तो लाइट की इंटेंसिटी पहले इतनी थी, अब कम हो गई। यानी पहले लाइट की इंटेंसिटी इतनी थी, अब कम होगी। मैं इसको और रोटेट करता हूं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये और ज्यादा रोटेट कर दिया तो लाइट की इंटेंसिटी और कम होगी, बहुत कम। अगर मैं इसको यूं कर दूं, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर कर दूं, इसके परपेंडिकुलर यूं कर दूं, आगे इसको यूं कर दूं, तो अब आपको पता है इधर कोई लाइट नहीं होगी, यानी क्या होगी, नो लाइट। तो ये प्रूव करती है कि लाइट जो है वो कौन सी लाइट है, पोलराइज। अब गौर करना इधर, ये पहला पोलराइजर, ये दूसरा। दूसरे को मैं रोटेट करता हूं, जब ये यूं हो जाए 90 डिग्री पे, इसके 90 डिग्री पे, तो आगे कोई लाइट नहीं जा। ओके, तो अब हमारे पास जो ये पोलराइज्ड लाइट है, इसकी इंटेंसिटी है I0, और मैं इसको एनालाइजर को किसी एंगल पे बेंड कर देता हूं, यूं इस एंगल पे मैंने बेंड कर दिया, और ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल का नाम क्या रखा, थीटा। अब जो यहां पे लाइट की इंटेंसिटी जाएगी वो पहले से थोड़ी सी कम हो जाए, और इस इंटेंसिटी को नाम दे देता हूं I का। ओके, तो मेलस कहता है कि जो ये इंटेंसिटी यहां पे एनालाइजर के बाद मिल रही है, वो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉस स्क्वायर थीटा के। यानी ये जो एंगल बन रहा है, इसका अगर हम कोसाइन लें तो उसका स्क्वायर लें तो उसके डायरेक्टली है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। और अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाता हूं तो यहां पे कांस्टेंट लगाता हूं I0 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कहलाता है मेलस लॉ। अब ये किस तरह वर्क करता है, गौर से सुनना। मैंने ये था पहला प्लेन, अगर इस तरह हम रखें, हमने इसको किसी एंगल पे बेंड कर दिया, ओके, तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है। ये एंगल थीटा, थीटा के सामने वाला होता है I0, ये इंटेंसिटी I0 है, तो ये बनेगा I0 साइन थीटा, और बेस बनेगी I0 कॉस थीटा। तो हमने ये लेना है, ओके, यानी जो हमारे पास कॉस वाला फैक्टर है, ये जो होगा हमारे पास, उसके साथ इस इंटेंसिटी का कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इसको हम बोलते हैं मेलस लॉ।
और इसको हटाते हैं तो ये क्या आ जाता है, आई नॉट, यानी ये वाली इंटेंसिटी ओरिजिनल, ये वाली। और जो यहाँ पे मिल रही है उसका नाम हमने क्या रखा है, आई। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप लोगों ने याद रखनी। अगर मैं इसको वेव शेप में बनाऊं तो गौर करना बच्चे, ये इंटेंसिटी यहाँ पे है, तो जो यहाँ पे मिलेगी इंटेंसिटी अगर किसी एंगल पे बेंड हो तो ये थोड़ी सी क्या होगी, कम होगी। अब आप गौर करो, ये इंटेंसिटी है आई नॉट और ये इंटेंसिटी है आई, तो इसमें फर्क क्या आ रहा है, ये देखो फर्क है एम्पलीट्यूड का। इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है और इसका एम्पलीट्यूड कम है। तो इसने मेलस ने एक्सपेरिमेंटली देखा कि जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है, यानी एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। क्या मतलब इसका, मतलब ये कि गौर करना बच्चे, ये एक लाइट है, एक ये लाइट है। अब आप गौर करो किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, 1 वाली का या 2 वाली का। तो हमें नजर आ रहा है मीन पोजीशन से ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये एम्पलीट्यूड होता है, ये ज्यादा है और इसका एम्पलीट्यूड क्या है, कम। तो देखा गया कि जिस वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा हो उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा होती है। तो ये भी मेलस ने प्रूव किया था। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्केयर, और आई नॉट जो है वो भी किसके इक्वल होगा, ए नॉट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट का स्केयर। तो ये हमारे पास इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्केयर। अगर आई हो तो ए का स्केयर, अगर आई नॉट हो तो ए नॉट का स्केयर। इसका मतलब क्या हुआ कि हम आई की जगह रिप्लेस कर सकते हैं किसको, ए स्केयर, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कॉस स्केयर थीटा के। ओके, तो अगर मैं इसको हटाता हूं तो ए स्केयर क्या बनेगा, ए नॉट स्केयर कॉस स्केयर थीटा। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि ए स्केयर इज इक्वल टू ए नॉट स्केयर कॉस स्केयर थीटा। ये भी हमारे पास मेलस लॉ कहलाता है। और अगर आप इसको मजीद दोबारा देखो तो ये वही नहीं बन रहा, ए स्केयर किसके इक्वल है, आई के, और ए नॉट स्केयर किसके इक्वल है, आई नॉट के, और साथ क्या आ जाएगा, कॉस स्केयर थीटा। तो ये हमारे पास सिंपल है मेलस लॉ। अब यहां पे मजीद मैं आपको बताता हूं, अब इसके एंगल को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखो, अगर ये है पोलराइजर, ये पोलराइजर कर लें, और ये एनालाइजर है, दोनों इस तरह है, तो जो इंटेंसिटी आ रही है पीछे से वही इधर आएगी, ऐसे ही ना, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो इधर भी आई नॉट, इधर भी आई नॉट, दोनों सेम है, इस तरह पैरेलल है। पैरेलल है, एंगल क्या होगा, जीरो। ये देख लो एंगल जीरो है, एंगल जीरो पुट करके हम देखते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है इसमें, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्केयर जीरो। कॉस जीरो 1 होता है, तो ये बनेगा 1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो आई इज इक्वल टू क्या आया, आई नॉट। यही चीज मैं बात कर रहा हूं। अगर ये यूं होगा तो एंगल जीरो, एंगल जीरो, इसका मतलब क्या है कि जो यहां पे लाइट पहुंचेगी उसकी इंटेंसिटी आई नॉट होगी जो पहले थी। लेकिन अगर मैं इसको रोटेट करता हूं सम एंगल, और रोटेट करते करते मैं 90 डिग्री पे लेके आता हूं, तो गौर करना, अगर एंगल 90 होगा तो हमारे पास आई इज इक्वल टू क्या बनेगा, आई नॉट स्केयर कॉस 90 स्केयर। आपको पता होना चाहिए, कैलकुलेटर पे देख लो, कॉस 90 क्या होता है, जीरो। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब क्या है कि जब ये एनालाइजर पोलराइजर के साथ 90 डिग्री पे आ जाएगा तो कोई लाइट पास नहीं करेगी, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल बी जीरो। ओके, तो ये चीज मेलस ने प्रूव की थी कि अगर एनालाइजर और पोलराइजर पैरेलल है तो इसका मतलब है इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। इसको रोटेट करवाते जाओ, इंटेंसिटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक वक्त आएगा कि इंटेंसिटी बिल्कुल क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और इसी चीज को उसने एम्पलीट्यूड के सेंस में भी प्रूव किया। पहले लाइट आ रही है, उसका एम्पलीट्यूड ए नॉट है, अगर ये ऐसे है तो इसका एम्पलीट्यूड भी ए नॉट है। अब आप इसको रोटेट करो, एम्पलीट्यूड ए नॉट से कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता इसका एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये सिंपल सा लॉ है जिसको हम नाम देते हैं मेलस लॉ का। आई होप बच्चे आपको ये मैथमेटिकल, ये डायग्राम, ये वेव शेप, ये सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड हो गई होंगी। बड़ा सिंपल सा है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।